मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी उन रूढ़िवादी लोगों के बारे में जिनका मानना था कि स्त्री को पढ़ने नहीं देना चाहिए। यदि लड़कियां या स्त्रियां पढ़ लिख जाएंगी तो वे अपने अधिकारों को जानने लगेंगी और फिर पुरुष जो है वो उन पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। लेकिन वहीं लड़कियों को पढ़ाए जाने को लेकर एक अजीबोगरीब वजह भी हमारे सामने आती है। वो ये कि यदि लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाएगा तो हो सकता है पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिल जाए लड़कियों को ब्याहने के लिए, जो हो सकता है दहेज भी कम ले। और उसके अलावा माता पिता जो है कुछ समय के लिए अपनी लड़कियों को घर के बाहर किसी सुरक्षित जगह पर भेजना चाहते थे, इसीलिए भी पढ़ाई लिखाई की तरफ लड़कियों को भेजा गया। इन सभी चर्चाओं के साथ इस बुक को पढ़ते पढ़ते मैं खासा रोमांच भी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि देश के कोने कोने से अलग अलग शहरों से आप लोग मिस कैथरीन मेयो के नाम के साथ जुड़े इतिहास को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। इसी बाबत एपिसोड 21 में एक कमेंट था जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। कमेंट फारूक अख्तर जी ने दिया था। वे कलकत्ता के रहने वाले हैं और वहां पर उन्होंने एक जानकारी हमसे साझा करी मेयो स्ट्रीट के बारे में। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था इस स्ट्रीट के नाम को कंफर्म करने के लिए, और फिर एपिसोड 21 में ही उन्होंने इस स्ट्रीट के नाम को कंफर्म किया है कि कोलकाता में मेयो स्ट्रीट नाम से भी एक स्ट्रीट है। इससे पता चलता है कि कितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ कैथरीन मेयो ने अपना काम भारत में आकर किया होगा और कितना कुछ ऐड ऑन किया होगा यहाँ की सुविधाओं में। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और आज के एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी और सीढ़ी दर सीढ़ी जो है गलत परंपराओं का निर्वाह लगातार होता रहा है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। 1908 में बंबई के निकट पूना में गरीब स्त्रियों और लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा और उपयोगी दस्तकारी सिखाने के लिए भारतीय महिलाओं ने सेवा सदन समिति नामक संस्था आरंभ करी थी। और इस बाबत मैंने गूगल पर जब सर्च किया तो पता चला कि ये समिति आज भी औरतों को सक्षम बनाने में अपना भरपूर सहयोग कर रही है। और आज इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कोई गुड्डी अडवाणी नाम की महिला हैं। और ये समिति जिन लोगों ने शुरू करी थी उनका नाम है श्री बेहराम जी मालावरी और दीवान दयाराम गुड़ीमल। और इन्होंने ये समिति आउटकास्ट समझ ली गई महिलाओं को सहारा देने के लिए शुरू की थी। तो एक छोटा सा इसका इतिहास था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। लौटते हैं टेक्स्ट पर। अभी हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार उसके पास लगभग 1000 छात्राएं शिक्षा पाती हैं। इस समिति की सफलता बताती है कि भारत की खुशहाल महिलाएं अगर ठान लें तो शेष महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बता दूं कि सबसे पहला स्त्रियों के लिए जो विद्यालय खोला गया था वो माता सावित्रीबाई फुले ने खोला था। किंतु उस संस्था का कार्य पूरी तरह बंबई प्रेसिडेंसी तक ही सीमित है और दुर्भाग्य से जैसा कि उसकी रिपोर्ट बताती है उस जैसी कोई दूसरी संस्था भारत के दूसरे भाग में नहीं है। यह मैं दूसरे अध्याय में दिखाऊंगी कि सरकार की ओर से शिक्षा का प्रबंध हाल के वर्षों में भारतीयों के हाथों में सौंप दिया गया है। 1921 और 22 में ब्रिटिश भारत में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूलों से लेकर कला और व्यावसायिक कॉलेजों तक सभी श्रेणियों में कुल 23,778 स्कूल थे। इनमें प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राएं 12,97,643 थी और माध्यमिक में पढ़ने वाली जो स्त्रियां थी वो 24,500 थी और सबसे कम संख्या हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की थी जो 5,818 थी। फुटनोट 14। ये आंकड़े प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1922 वॉल्यूम 2 से लिए गए हैं और इसमें बहुत सारे फुटनोट हैं, पेशेंटली सुनिएगा। यद्यपि रिपोर्ट कहती है कि प्राइमरी से ऊपर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या अभी शोचनीय स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत में स्कूल जाने वाली 15 मिलियन संख्या में से केवल 30,000 है। फिर भी ये 1917 की संख्या से 30% ज्यादा है। फुटनोट 15। प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1912 वॉल्यूम 1 पृष्ठ 135। 1924 से 1925 में बंबई प्रांत में स्त्रियों की कुल जनसंख्या में से केवल 2.14% स्त्रियां ही किसी तरह की शिक्षा पा रही थी। फुटनोट 16।
बम्बई 1924 से 1925, गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस बम्बई 1926। पृष्ठ संख्या रोमन संख्या में 15 और 16। रोमन संख्या में हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स और वी बनाते हैं, उसी में। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सुनिए। जबकि 1919 में संपूर्ण भारत में हिंदू स्त्रियों की जनसंख्या में 0.9% और मुस्लिम स्त्रियों में 1.1% लड़कियां ही स्कूल जाती थीं। फुटनोट 17, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1922, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या 126। तो यहाँ पर मुस्लिम लोग जो हैं वो ज्यादा प्रोग्रेसिव साबित हो रहे हैं स्त्री शिक्षा के मामले में। रिपोर्ट कहती हैं कि ऐसे स्कूलों को बढ़ाना ज्यादा सही होगा जिनमें छोटी लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं से ही पढ़ाई के साथ साथ अपने मनोरंजन भी करें और जहां वे धीरे धीरे प्राइमरी श्रेणी से आगे बढ़ें। इस तरह की संख्या के परिणाम प्रभावशाली होंगे, परंतु उनका शैक्षिक प्रभाव शून्य होगा और जनता का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। फुटनोट 18, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 1917 से 1922, वॉल्यूम 1, पृष्ठ संख्या 138 एंड 139। तो इस तरह के स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूल कहा जाता है, जहां बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ एजुकेट भी किया जाता है। खेल खेल में ही उन्हें बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं और समझा दी जाती हैं। इस बाबत भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि मॉन्टेसरी स्कूलों को यहाँ पर किसने शुरू किया। किंतु स्त्रियों में अशिक्षा को कायम रखने के प्रयासों से वही शक्ति काम करती है जो प्राचीन दाई प्रथा और पर्दा प्रथा को बनाए रखने के लिए करती हैं। और ये महान शक्ति जो बूढ़ी स्त्रियों में मिलेगी वह है चीजें यथास्थिति में रहें। ये बूढ़ी स्त्रियां अपने स्वर्ग के देवताओं और अपने धरती के देवताओं अर्थात पति परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटियों को अपने जैसा ही निरक्षर बनाकर रखने में अपनी जान दे देंगी। जैसा कि एक स्पष्टवादी वृद्ध सिख किसान सैनिक कप्तान हीरा सिंह बरार ने एक बार विधानसभा में सुधार के तरीके पर कहा था। फुटनोट 19। और ये हीरा सिंह बरार वही हैं जिनके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट में। इन्होंने जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको बढ़ाए जाने के पक्ष में अपना तर्क दिया था। फुटनोट पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट 1925, वॉल्यूम 5, पार्ट 3, रोमन पार्ट में, पृष्ठ संख्या 2830। अब उनके विचार सुनिए। बहुत से लाला और पंडित मंचों पर आकर बोलते हैं अब समय आ गया है कि हम ये सुधार करें वह सुधार करें, लेकिन क्या हुआ? जब घर जाकर अगली सुबह वे हमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्त्रियां हमें वैसा नहीं करने देती हैं। वे कहती हैं कि हमें तुम्हारे सुधारों की परवाह नहीं है, वे हमें सुधार नहीं करने देंगी। तो यहाँ पर मेरा एक मत है कि जो स्त्रियां अपना भला बुरा नहीं समझ सकती, अनपढ़ हैं, जो पति को परमेश्वर मानती हैं, उसकी हर बात पूरी करना, उसको खुश रखना उनका मोटिव होता है। पति यदि मारे उसको अपने आप को पीटने की इजाजत वो देती हैं तो वो प्रतिरोध नहीं करती हैं। लगातार मैरिटल रेप करे पति तो वे कुछ नहीं कहती हैं। पति दूसरी औरतों के पास जाए तो भी ये चुप रहती हैं। ऐसी औरतों के पास इतनी ताकत हो सकती है भला कि वो पुरुषों को कोई नियम लागू करने से मना कर सके? इसे मैं पुरुषों की वैचारिक बेईमानी कहूंगी। जहां उनका मन करता है वहां वे स्त्री को सामने कर देते हैं और कहते हैं कि यही हमें कुछ नहीं करने दे रही। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। वैसे इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, मेरे विचार सही हैं या गलत हैं और आपके इस बाबत क्या विचार हैं। स्त्री की अशिक्षा की हिमायती प्राचीन प्रथा की इन पुरोहितवाद के अतिरिक्त एक और प्रभावशाली शक्ति है जो आर्थिक स्वार्थ की शक्ति है। व्यक्ति को अपनी बेटी का विवाह अवश्य ही करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उसे लोक और परलोक में भारी दंड भोगना पड़ेगा, जिससे सभी बचना चाहते हैं। कोई विरला व्यक्ति भी इस तरह की भारी दहेज दिए बिना अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। तो दहेज ने कितना यहाँ के समाज का नुकसान किया है ये समझने वाली बात है। और दहेज देने के कारण आर्थिक रूप से उसकी कमर टूट जाती है। अगर उसमें विवाह का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो दहेज के अतिरिक्त होता है तो वह भारी कर्ज में फंस जाएगा। आमतौर पर उसे इस भार को अपनी बेटी के 13 वर्ष के होने से पहले ही उठाना पड़ता है।
तब वह अपनी बेटी की पढ़ाई पर क्यों ज्यादा धन खर्च करे, और यदि वह गरीब है और अपनी बेटी से मजदूरी कराकर कुछ कमा सकता है तो वह उसे स्कूल भेजकर अपना आर्थिक नुकसान क्यों करे, जबकि उस लड़की को कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए दूसरे आदमी की सेवा में जाना ही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो राय हरिनाथ घोष ने इस विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है। फुटनोट 20, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम रोमन नंबर में 12, पृष्ठ संख्या 425। लोग स्वभावतः अपने लड़कों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि लड़के भविष्य में उनके बुढ़ापे में उन्हें सुख और आराम पहुंचाएंगे और परिवार का नाम रोशन करेंगे, जबकि लड़कियां विवाह के बाद दूसरों के वश में हो जाएंगी। तो ये यहाँ की भारतीय मेंटेलिटी को बिल्कुल परफेक्टली ये शब्द जो है वो दर्शाते हैं। अमूमन लोग लड़कियों की पढ़ाई पर पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं कि हो सकता है चलो लड़की अपना दहेज का जुटान खुद ही कर लेगी, अपनी सुख सुविधाएं खुद ही जुटा लेगी, लेकिन हमने जो इतना पैसा लड़की पर लगा दिया है पढ़ाने पर और उसका दहेज भी दो, शादी के टाइम पे खर्च भी करो फालतू का, उसके बाद वो सारी कमाई जो है वो अपने ससुराल अपने पति के हाथ पे रखेगी, हमें क्या मिलेगा। अक्सर लोगों की टेंडेंसी ये होती है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही पालें पोसें और इतना सक्षम बनाएं कि वे जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता के लिए खड़ी हो सकें आर्थिक तौर पर। यदि ऐसा हो जाए तो शायद लोगों की सोच में बदलाव आए। ऐसा नहीं है कि आजकल ऐसा लोग नहीं सोचते हैं, आज भी लोग ऐसे ही रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं। बदलाव हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत कम है। किसी भी औसत भारतीय पिता को भले ही वे किसी भी जाति का हो, ये दलीलें सही लगती हैं। इसलिए भारत में माता बनने का महत्वपूर्ण कार्य अशिक्षित बच्चियों की बुद्धि और समझदारी पर छोड़ दिया जाता है। कितनी बड़ी बात कैथरीन मेयो कह रही हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता और फिर उनकी खुद की उम्र जो है वो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की होती है और उस उम्र में उनके हाथ में बच्चे थमा दिए जाते हैं प्रसव के बाद। जब लोग लड़कियों की प्राइमरी शिक्षा के लिए भी पक्ष में नहीं हैं, तो उनकी उच्च शिक्षा की कठिनाइयों को आसानी से समझा जा सकता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मिस्टर मोहिनी मोहन भट्टाचार्य इसे इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। फुटनोट 21, वही पृष्ठ संख्या 411। भारतीय स्त्रियों की उच्च शिक्षा को प्रायः व्यावहारिक सुधार के क्षेत्र के परे समझा जाता है। रूढ़िवादी किस्म की किसी भी हिंदू या मुस्लिम स्त्री ने न कभी कॉलेज में दाखिला लिया है और न ही कभी स्कूल में उच्च क्लास तक पढ़ाई की है। जो लड़कियां विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं वे या तो ब्रह्मो फुटनोट 22 हैं या ईसाई हैं। अब फुटनोट 22 पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मो क्या है। ब्रह्मो समाज 6388 लोगों का एक संप्रदाय है। मतलब कितना क्लोज कम्युनिटी है ये। इसमें सिर्फ 6388 लोग ही शामिल हैं। जैसा कि भारत की जनगणना 1921 की रिपोर्ट पृष्ठ 19 से पता चलता है। अंतिम जनगणना थी ये भारत की 1921 की, और उसके हिसाब से ये जातिगत जनगणना जब हुई तो ब्रह्मो समाज के कितने लोग हैं ये उससे पता चलता है। सिर्फ यही लोग अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पढ़ाने की जुर्रत करते हैं और उसके अलावा जो और लड़कियां पढ़ती हैं वो ईसाई धर्म की हैं। बंगाल में वह समय अभी दूर है जब विश्वविद्यालय को बड़े पैमाने पर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा। नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे ब्रिटिश भारत में कला और व्यावसायिक कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 961 है। मिस्टर भट्टाचार्य जी के निंदात्मक शब्दों के विपरीत राय सतीश चंद्र सेन बहादुर के शब्द भारतीयों का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। फुटनोट 23, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट वॉल्यूम रोमन शब्दों में 12, पृष्ठ संख्या 449। अब उनके विचार सुनिए किस तरह के हैं। पश्चिम के प्रगतिशील समुदायों में जहां स्त्रियां प्रायः पुरुषों के बराबर कदम ताल करती हैं और जहां किसी भी स्त्री से वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की आशा नहीं की जा सकती, उच्च शिक्षा अनिवार्य हो सकती है। किंतु पाश्चात्य प्रणाली केवल अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि भारत की स्त्रियों का नैतिक पतन करने वाली भी है। यह प्रणाली भारतीय स्त्रियों के आदर्शों तथा स्वभाव को भी नष्ट कर देती है। मतलब अधिकारों के प्रति सजग होना ये नैतिकता के विरुद्ध बात है। अब सवाल विवाह के बाद की शिक्षा का रह जाता है। भारतीयों के वर्तमान विचारों को देखते हुए ये सवाल एक ही शब्द में खारिज हो जाता है,
और वे है दुसाध्य या अव्यावहारिक। फुटनोट 24। बंबई में सेवा सदन सोसाइटी के पास श्रमिक वर्ग की विवाह के बाद पढ़ने वाली स्त्रियों की एक निश्चित संख्या है जो 2-3 घंटे रोज पढ़ने आती है। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि श्रमिक होते हुए भी वे पढ़ने की लगन दिखा रही हैं। ये स्त्रियां अपने पति के घर में प्रवेश करते ही वे बाल पत्नी जिसका जो भी दर्जा हो तुरंत उस पर अपने पति, अपनी सास और अपने कुल देवताओं की सेवा करने का भार डाल दिया जाता है। मतलब चाहे गरीब घर से हो, चाहे अमीर घर से हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे शूद्र या अछूत परिवार से हो, सबकी स्थिति जो है वो सेम है। अगर उसके बच्चा हो गया है तो वे फिर शीघ्र ही थक जाती है और अन्य कार्यों के लिए उसके पास न ताकत रहती है और न समय। इसके बाद भी अगर वे पढ़ना चाहे तो स्त्रियां ही उसे पढ़ा सकती हैं, क्योंकि अब स्त्रियां ही उस तक पहुंच सकती हैं। इस तरह आप उस सांप की तरह हैं जिसे अपनी ही दुम को अपने मुंह में रख लिया है। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है कि स्त्रियां जो अभी अभी थोड़ी बहुत पढ़कर आगे आई हैं, जिनकी समझ अभी डेवलप नहीं हुई है, वही सिर्फ दूसरी लड़कियों को पढ़ा सकती हैं। ये खुद को खाने जैसा है, क्योंकि जैसा कि अभी हम देख चुके हैं कि जिस प्रथा से भारतीय महिलाओं को शिक्षा देना मना किया जाता है, उस कारण से महिलाओं को भी शिक्षिका नहीं बनाया जा सकता है। कि मतलब शिक्षिका बन जाएंगी तो कमाने लगेंगी। अभी तक तो सिर्फ वैचारिक रूप से स्वतंत्र होंगी अगर शिक्षा पाएंगी, और अगर कमाने भी लगेंगी तो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएंगी। तो फिर तो बिल्कुल ही हाथ के बाहर चली जाएंगी औरतें। ताकि इस प्रथा को तोड़ा जा सके, जिन स्त्रियों को शिक्षिका बनने का कुछ प्रशिक्षण दिया भी गया है वे आज के मौजूदा स्कूलों के लिए काफी नहीं है। इसी वजह से जनाने में शिक्षा का पहुंचना विफल हो गया है, क्योंकि ये उनके लिए एक अवांछनीय जमीन है। जहां तक लड़की की शिक्षा पर व्यर्थ धन खर्च करने की बात है तो ये विषय किसी एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं है। कुलीन और धनी लोगों में भी ये विचार वैसे ही मिलता है जैसे गरीबों में मिलता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी और सीढ़ी दर सीढ़ी ये जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, ये चली आ रही हैं। ये अमीरों के घर से या उच्च वर्ग वालों के घर से शुरू होती हैं और फिर यही गलत परंपराएं सीढ़ी की तरह नीचे फैलती हुई सबसे आखिरी पादान तक भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जब भी सफाई हो, आपने देखा होगा सीढ़ियों की सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। कभी भी सबसे पहले सबसे निचली सीढ़ी को कोई साफ नहीं करता। इसलिए इन रूढ़ियों को तोड़ने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जो है उन्हीं लोगों पर है जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और इस बाबत आपके क्या सुझाव हैं और आपके आसपास जो भी इतिहास बिखरा पड़ा है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लगातार शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें इस इतिहास का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।